तो ये देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2023, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले क्लास में वास्तविक संख्या, और ये 50 दिन में संपूर्ण मैथ की जो तैयारी आपको कराया जा रहा है ओनली फॉर 50 दिन में, जिसमें 15 दिन लगातार जो चलेगा चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा। ये मैथ का क्रैश कोर्स का पहला दिन चल रहा है, ये पहला थंबनेल है। उसके बाद 2 में देखेंगे, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इस प्रश्न से कितना नंबर पूछेगा। आज के जो क्लास है वो 10 नंबर पे काम कर रहा है। मतलब आज जो रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या का कोई चैप्टर डिस्कशन नहीं करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो आज से कोई ना कोई साल पूछा है और पूछने का संभावना है। उसी 10 प्रश्न ही ला रहे हैं, इसमें टोटल 10 प्रश्न है जो रियल नंबर से आपको 10 नंबर पूछता है। ठीक है, अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो हो सकता है कि आज के क्लास अगर बढ़िया से आप देखेंगे तो आप गाइड में जाकर बनाएंगे तो आपको 45 से लेकर 47 प्रश्न बनेगा और बुक का पूरा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे हमको फोकस करना है। तो आज का जो पहला टॉपिक्स है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना है। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे जो है शेर से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार करके खा जाएगा। लेकिन उसी जंगल में शेर सुबह उठकर सोचता है कि हिरन से हमें तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। दोनों जंगल में रहने वाले हैं, दोनों का सोच देखिए। हिरन भी सुबह जागता है जंगल में और सोचता है कि हमको शेर से तेज भागना है और नहीं तो शेर मुझे मार करके खा जाएगा। और शेर सोचता है कि हमें हिरन से तेज भागना है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आप शेर हो या हिरन, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हर रोज भागना पड़ेगा। यह संघर्ष जो है, जिंदगी संघर्षों से भरा है। हमारा जो जिंदगी है क्या है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। मतलब जीवन जो है संघर्षों से भरा है। सुबह जागिए, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आपको भी टॉपर्स की तरह सोचना है तो उठना है और टॉपर्स की तरह एकदम मेहनत करना है, नहीं तो क्या होगा, आप भी पीछे रह जाएंगे। जैसे कोई तेज नहीं भागेगा, अगर हिरन तेज नहीं भागेगा तो हिरन मरेगा, शेर तेज नहीं भागेगा शेर मरेगा। मरना किसी दोनों में एक ही होगा है। तो अगर आप क्रैश कोर्स में आए हैं तो क्रैश कोर्स में यह देखना होगा कि हिरन और शेर से भी ज्यादा तेज रफ्तार रखना होगा। समझ गए? अन्यथा जो है आप अपनी मंजिल को नहीं पार कर पाएंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि मैथ में 100 में करीब 100 नंबर भी आप ला सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर ला सकते हो, 100 में 99 नंबर ला सकते हो, 100 में 98 नंबर ला सकते हो। बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 100 में 100 नंबर आप ला सकते हो। और मेहनत भी कम करना होता है मैथ में। तो आज का क्रैश कोर्स आपका जो पहला प्रश्न है, ये देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का HCF निकाले। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इस प्रश्नों को हम लोग हल कैसे करेंगे और कॉपी कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आपको यह भी तरीका सिखाएंगे हम। इस पे बहुत सारा, सबसे पहले आप एग्जाम में इस प्रकार से सोल्व लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मत्सर निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे A और बड़ी संख्या को लेंगे। तो बड़ी संख्या कौन इसमें 1032 और बगल में लेंगे B लेंगे दूसरा संख्या 272। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो बाबू A है जो 1032 है
अब बराबर b का मान कितना है 272। यहाँ पे देखिए गुना छिपा हुआ है। अब 272 में कितना से गुना करें कि 1032 चलावेगा या 1032 से कम आवेगा? हम कितना से गुना करेंगे? तो देखिए हम 272 में यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 816 और शेष कितना बच जाता है 216। अब क्या करो, किसको आगे करने हैं 272 के आगे लिख दो और यहाँ पे 216। 216 में हम कितना से गुना करें कि 272 चलावेगा? 1 से गुना करेंगे तो बताइए शेष कितना बच गया बाबू? शेष कितना बचेगा 56 बचेगा। तो हम लिख देंगे 56। अब ये 216 को आगे कर देंगे हम और यहाँ पे 56 के पीछे कर देंगे। अब 56 में कितना से गुना करें कि 216 या उससे कम आएगा? कितना से करेंगे 3 से करेंगे। कितना से करेंगे तो शेष कितना बचेगा 48। शेष कितना बचेगा? अब ये 56 के फिर आगे कर देंगे हम तो यहाँ पे 48 पीछे चलाएगा। अब 48 में कितना से गुना करेगी 56 चलावेगा 1 से, तो शेष कितना बचेगा बाबू? कितना बचेगा 8 बचेगा। अब ये 48 को आगे कर देंगे हम और 8 के पीछे कर देंगे। 8 में कितना से गुना करेगा 48 चलावेगा? तो 6 से किए तो कितना चलाया? शेष कितना बचा? तब तक ये कंडीशन को अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। अब यहाँ पे लिखना है कि सर HCF जो होगा बाबू ये 8 होगा। कौन होगा? जो B वाला होता है जब शेष 0 हो जाता है तो B जो होता है वो क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भाग एल्गोरिदम के प्रयोग करके मस्सा निकाले चाहे HCF निकाले, HCF को ही हम हिंदी में मस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो 100% एकदम गारंटी कीजिए कि ये प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है? किसी को समझने में दिक्कत ये प्रश्न नहीं। अब हम आज का दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं। यदि LCM 72 और 126 का 504 है। LCM कहने का मतलब ये दोनों संख्या का लघुत्तम कितना है? तो ये HCF 72 और 126 का ज्ञात करें। इसका मतलब है कि हमको HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? और LCM दिया हुआ है। दोनों संख्या है। ये पहला संख्या कौन है? चलिए आप विस्तार से इसको समझाते हैं आपको हम। ये देखिए एक पहली संख्या दिया। कौन संख्या? तो बताओ बउआ पहली संख्या कितना दिया आपको? 72 दिया है। कितना दिया? फिर आपको दूसरी संख्या भी दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है? 126। और ये दोनों संख्या क्या LCM कितना दिया है? LCM कितना दिया है? 504। आपसे पूछ क्या रहा है दोनों संख्याएं का? HCF आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम HCF मतलब महत्तम समावर्तक का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। ठीक है? अब बताइए, सॉरी LCM तो बताइए बाबू पहली संख्या कितना है? 72 और गुने दूसरी संख्या कितना है? 126 और बटा LCM कितना है? 504। अब देखिए इसको काटना है तो 72 से कटता है या 126 से कटता है? देखिए कितना मरतबे कटता है। कौन बोलो? या नहीं जो समझ में आता है तो भाई ये दोनों के गुना भी कर सकते हैं हम। 72 126 का गुना करेंगे तो कितना आएगा?
7 से कट रहा है। ठीक है, कटने के तो बहुत से, 2 से भी कट रहा है, बहुत संख्या से कट रहा है। जिसको काटना है काट भी सकते हैं, और जिसको गुना करना है दोनों को गुना भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इसको काट छाट करने का। हम डायरेक्ट गुना करते, 72 126 को गुना करेंगे, कितना आएगा? यानी तो काटना है तो चलिए काट देते। 72 का आधा कितना होता है? 36। अब 504 का आधा कितना होगा? 252 हो जाएगा, है ना। और 36 का आधा और इसका आधा 126। अब भाई 126 कट गया, इसका मतलब आंसर कितना बच गया? 18 बच गया। तो बताइए ये दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया? 18 आ गया। लिख देना है लास्ट में कि अतः HCF बराबर 18 हो गया। इसमें किसी का दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। आज का तीसरा प्रश्न कर 0.16 को P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, इसमें हम 2 टाइप का प्रश्न आज आपको सिखाएंगे। 0.16 को P/Q के रूप में लिखना है। तो भाई हम दशमलव का हटाएंगे बाबू, तो ऊपर कितना है? 16 है, और दशमलव का हटाएंगे तो 1 होगा। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो नीचे कितना? 0, 2 0। इसका आधा कितना? 50। और 16 का आधा कितना? 8। और कटेगा, इसका आधा कितना? 25। और इसका आधा कितना? 4। अब नहीं कटेगा तो आंसर कितना हो गया? 4/25 मतलब P/Q के रूप में लिख दिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कभी दे देता है कि 0.16 ऊपर में वार या रैकरिंग भी पढ़ते हैं, को P/Q के रूप में लिखे, को P/Q के रूप में लिखे। अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न कहीं झलक जाए तब क्या करना है? तो लिखना है डायरेक्ट 16। क्या लिख दिए हम? जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 0.16 तो पूरा लिख दीजिए, 016 लिख दिए पूरा। अब देखिए नीचे लिखिए बट्टा। रैकरिंग कै गो पे है? एगो पे। नीचे लिखिए एगो 9, कितना? जय गो पे रैकरिंग रहे उसके लिए तय गो नीचे 9। और रैकरिंग के पहले, अब दशमलव के बाद कै गो पे रैकरिंग नहीं है? एगो पे, तो उसके लिए क्या लिखिए? 0। क्या लिखना है? 0। अब यहां कौन सी संख्या को घटाना है? तो भाई यहां कौन सी संख्या घटाएंगे? जिस पे रैकरिंग नहीं। तो रैकरिंग किस पे नहीं है? 0 1 पे रैकरिंग नहीं है, तो हम 0 1 को घटा दिए। तो 16 में से 1 जाएगा बटा 90, कितना आ जाएगा? 15/90। 15 से 90 कट भी रहा है, 15 छक 90, मतलब 1 बटा कितना हो गया? 6 हो गया। अगर इसको आप रैकरिंग को P/Q के रूप में लेंगे तो कितना हो गया? 1/6। अगर हम 6 से 1 में भाग देंगे, चेक भी कर सकते हैं, 6 से 1 में भाग देंगे ना, 0 लगाएंगे, यहां भी 0 हो जाएगा। दशमलव बैठ गया, अभी लग रहा है, एक मरते लग रहा है ना जी। 6 ऊपर से कितना उतरा? 4 0 बैठाएं, कितना मरता है? 6 छक 36। फिर कितना आया? 4 आया। फिर यहाँ 0 बैठाया, 6 छक, मतलब 6 आते रहेगा। ये रैकरिंग का मतलब क्या होता है बाबू? तो इसको हम देखिए, जब 6 लगातार आ रहा है तो इसको हम शांत करने के लिए क्या करते हैं? 1.16 पे रैकरिंग कर दे, इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है। 6 बार बार क्या हो रहा है? आ रहा है। इसमें आया रैकरिंग वाला समझ में तो ठीक है, नहीं तो अभी अन्य प्रश्न आपको हम और सिखाते हैं। रैकरिंग से प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, तो रैकरिंग से प्रश्न आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। जैसे आपको हम समझा रहे हैं 0.6, इस पे रैकरिंग दे दिए। पता इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि सर 0.666 आ रहा था, तो लोग कितना दूर तक के 6 लिखे? तो बोले इसको शांत करने के लिए पता हम लोग क्या किए? रैकरिंग लगा दिए, है ना। ऊपर 6 है तो 6 लिख दिए। अब बोले कि ऊपर कितना है? रैकरिंग काय गो पर है? नीचे काय 9। अब बताइए किसी पर ऐसा संख्या जिस पर रैकरिंग नहीं है? नहीं, तो कुछ नहीं। घटाना कौन है जिस पर रैकरिंग नहीं? तो 0। 6 में से 0 गया तो 6 बटा में कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 2 बटा। अब 3 से 2 में भागा दीजिए, यही आ जाएगा, चाहे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 से हम 2 में भागा देते हैं, 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0.6 तिया 18, फिर 2 आया, फिर 6 तिया 18, फिर कटाए 2 आया, फिर 0 लेके 6 तिया 18। इस प्रकार से क्या होगा? ये चलते रह जाएगा। ठीक है, रैकरिंग वाला प्रश्न समझ में आया?
अगर आपको रैंकिंग वाला प्रश्न दे दे और बोले P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, तो क्या आप लिख देंगे? ये किसी का कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं नहीं। माना कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है जहां P और Q एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि P बटा Q बराबर √5। अब यहां क्या करेंगे हम? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, तो भाई P बटा Q का स्क्वायर कर दिए और इधर रूट हम 5 का स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आएगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को बटा में कर दे, P स्क्वायर बटा में 5 बराबर में Q स्क्वायर। या हम एक और तरीका से लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर P स्क्वायर बटा में 5Q और बटा बाई बराबर में Q। ठीक है, यहाँ ये लिख सकते हैं, अतः P और Q का कोई भी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां से अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, तो हम पूछे कि बताओ बाबू 16/3 कौन सी संख्या है? 16/3 कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन संख्या है? हम बोले कि √3 कौन सी संख्या है? क्यों अपरिमेय है? हाँ, P बटा Q के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तीसरा नंबर पे हम बोले कि √7 ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम पूछ दिए कि 3/5 ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या? हम पूछ दिए कि -3 ये कौन संख्या है? परिमेय है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। -√3 ये कौन संख्या है? अपरिमेय। लेकिन हम बोल दिए कि नहीं, अंडर रूट में -√3, तब कौन संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। अगर अंडर रूट में माइनस दे दिए तो कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ वास्तविक संख्या, इसकी चर्चा ही नहीं करना है हम लोग को। तो इसमें आपको यह भी पहचानना है कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। और पहचानने का सबसे इजी तरीका यह भी है कि सर हम परिमेय संख्या कहते हैं P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P जो होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। अब हमको ये समझना है कि सर हम पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो बाबू पूर्णांक संख्या माइनस में भी लिखल जाता है, पूर्णांक संख्या 0 भी लिखल जाता है और पूर्णांक संख्या धन में भी लिखा जाता है। तो यहां देखिए माइनस भी दे देंगे तो भी परिमेय है, यहां भी माइनस देंगे तो भी परिमेय है। ठीक है, पूर्णांक संख्या माइनस में, प्लस में और 0 ये तीनों होता है। चलिए अगला आते हैं। कह रहा है बिना भाग दिए बताएं कि, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? शांत है कि? तो आपको बिना भाग दिए प्रूव्ड कर देना है। हम लिखेंगे सर 2/25
25, हम 2 ऊपर नीचे तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 हो गया। कहने के मतलब है 2 बटा, हम 2 पे, इसमें तो 2 है नहीं तो हम 0 मान लें, और गुने 5 पे पावर 2। कहने का मतलब p बटा 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर n के रूप का है। इसलिए 2 बटा 25 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसके रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। अन्यथा क्या हो जाएगा? एक चीज माइंड में ध्यान रखना है, शांत अशांत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, शांत अशांत आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और इस टाइप का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्लियर करेंगे इसको समझते हम लोग। नीचे 2 चाहे 5 दोनों रहे, चाहे अकेले रहे 2, चाहे अकेले रहे 5, ये दोनों कंडीशन में शांत होता है। ये तीनों कंडीशन में क्या होता है? अगर 2 और 5 के जगह पे 3 7 2 3 छोड़ा के कोई भी संख्या आ जाए, जैसे में 3 आ जाए, 2 5 छोड़ा करके 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, खाली 2 और 5 छोड़ा करके कोई भी संख्या आ जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा? और 2 और 5 रहे उसके बाद भी 3 रहे तब पर भी अशांत है। ठीक है, जब तक खाली 2 और 5 नीचे बच रहा है तभी शांत होता है, उसके बाद कोई भी संख्या बचेगा तो अशांत। अब कह रहा है कि 27/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कितना का बाबू? 27/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो 27 का तोड़ो पहले, 3 गुने 3 और 8 के तोड़िए, 2 गुने ऊपर क्या लिखना है? 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3। हमको क्या करना है? नीचे 2 पे पावर 3 है और हमको नीचे 2 और 5 दोनों चाहिए। नीचे क्या चाहिए? 2 और 5। तो बाबू 2 तो है लेकिन 5 है इसमें, तो 5 हमको लाना कै गो है? 3 गो लाना है। कै गो लाना है? तो यहाँ 5 पे पावर 3 लिखे तो ऊपर भी 5 पे पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि फिर कटेगा तो यही चीज बचेगा। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं किए, तोड़ दिए। यहां तक समझ में आया आपको? हमको चाहिए क्या कि 2 पे पावर 3 है तो हमको 5 भी 3 गो चाहिए, तो बोलेंगे ऊपर और नीचे दोनों लिख देते हैं। अब देखिए 2 पे पावर 3 के मतलब होता है 27, और 5 पे पावर 3 के मतलब होता है 125, और हमको पता है कि सर 2 और 5 मिलकर के बनता है वो 0 10। क्या बनता है? 10। 2 और 5 मिलकर के क्या बनता है? अब हम बोले कि 2 गो 2 और 2 गो 5 मिलकर के क्या बनेगा? तो 100 बनेगा, है नहीं? 3 गो 2 और 3 गो 5 मिल करके क्या बनेगा? 1000 बनेगा। या तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 बार, 5 गुने 5 गुने 3 बार, तो कितना आएगा? 1000 आएगा। अब 27 गुने 125 करेंगे तो बताइए 27 गुने 125 करेंगे तो कितना आएगा? हम 27 गुने 125 कर देंगे, बोलिए जल्दी। देखो 3375 आएगा। कितना आएगा? 3375 बटा में 1000। अब देखिए 3 गो नीचे 0 है तो 3 गो के बाद पॉइंट बैठा दो, 3375 लिख दिया। अब क्या गिना? 1 2 3। आंसर कितना हो गया? 3.375। 3.375। ठीक है। और इसमें हम प्रश्न लेते हैं, आपको नहीं समझ में आया, हम ले लेते हैं 7/4 और हम बोले बताओ इसको दशमलव प्रसार शांत करके बताओ हमको। दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। तो हम लिखेंगे 7 और नीचे तोड़ेंगे 4 के तो 2 गुने 2।
अब पता है कि दूध 2 गो है तो 5 कै गो चाहिए, 5 भी 2 गो चाहिए, ऊपर भी सेम लिख देंगे हम। तो अब कितना हो गया 7 और नीचे 2 पे पावर 2 और गुने 5 पे पावर 2 और 5 पचे 25, 25 और 7 में गुना करेंगे तो 25 और 7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आता है 175। अब 2 गो है, 5 2 गो है तो कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 2 गो 2 और 2 गो 5 मिलकर 100 बनेगा। अब भागा देंगे तो 1.75 हो गया। आए बात समझ में? किसी का दिक्कत है यहाँ पे तो बोलिए, किसी का प्रॉब्लम्स? चलिए अगला प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हल करने से बाबू पहले लिखना है आपको कि सर 26 है और दूसरा में कितना है 91। 26 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 और 91 के तोड़ेंगे तो 7 गुने। हमको निकालना है एलसीएम पहले। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिला उसको लिख दीजिए। तो 13 मिल गया दोनों में, अब बच गया उसको भी लिख दीजिए 2 गुने 7। तो देखिए 13 7 91 और 91 दूनी कितना होता है 182 हो गया आंसर। या 13 दूनी 26, 26 7 182। फिर निकालना है कौन सी हमको एचसीएफ, जो दोनों में मिलता वही होता है। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन विधि से हम निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड से। और देखिए अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे। और प्रश्न यहाँ पे हम लिए थे एक 336। अब ये बड़ा संख्या है तो यहीं पे तोड़ लीजिए, बड़ा संख्या है तो 2 से लगाइए पहले, कितना आएगा 336 का आधा कितना आएगा 168। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 84। फिर 2 से लगाएंगे तो 42। अब फिर 2 से लगाएंगे तो और 3 से लगाएंगे तो 7। ये तोड़ दिए। उसी प्रकार 54 के भी बगल में तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से तोड़ेंगे तो 3 से तोड़ेंगे तो 9, 3 से तोड़ेंगे तो 3। अब यहां पे लिखिए इसे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और 54 नीचे लिखिए। और क्या है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। सबसे पहले क्या करो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने से क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा प्रश्न। एचसीएफ जो दोनों मिलता है पहले उसको लिख लीजिए। ये दोनों मिला उतार दिए, और ये दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए। तो 3 दूनी एचसीएफ इतना ही होगा, जो दोनों में मिल रहा है वही लिखा करके गुना हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं किसको हम एलसीएम के, जो मिला पहले उसको लिख दो 2 और गुने में 3 और जो बच गया सबके लिख दो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। नीचे वाला भी बचा 3 गुने 3। सबको गुना कीजिए। ठीक है, सजा करके लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 4 को 2 है, 3 जो है से कै गो है 3 गो है। उसके बाद 7। देखिए इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको गुना कीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और गुने में 7। अब 16 गुने 27 कीजिए, उसके फिर कितना कर देना है 7 से गुना कर देना है। कितना आएगा बोलो 3024 आएगा। देख लो कितना आएगा 3024 आएगा। तो ये बताइए कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा लस्सा निकालने में किसी का दिक्कत नहीं, सब निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है 2 पात्र में 504 लीटर और 375 लीटर दूध है। मतलब 2 गो बर्तन है जिसमें एक में कितना 504 लीटर दूध अटता है और दूसरा में 735 लीटर दूध अटता है।
तो पात्र को महत्तम धारिता क्या होगी? पात्र की महत्तम धारिता मतलब HCF दोनों पात्रों को दूध को पूर्णतः रूप से माप सके ऐसा कौन सा होगा कि पूरा पूरी माप सके? आपको एकदम आम भाषा में समझाते हैं। आम भाषा में क्या समझाते हैं? एक बर्तन में 10 लीटर दूध अटल है और दूसरा बर्तन में 12 लीटर दूध है। एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, पात्र के मतलब बर्तन, और दूसरा में कितना है? 12 लीटर दूध है। हम कहें कि ऐसा लीटर लाओ न हमारे पास जो दोनों को पूरा पूरा क्या कर सके? माप सके। तो हम बोलेंगे कि 1 लीटर वाला छोड़ के लाना है। 1 लीटर वाला तब लाना जब कोई बड़ा लीटर नहीं काम करे। पहले कोशिश करना कि बड़ा लीटर से ही काम हो जाए, जल्दी जल्दी ना पा जाएगा। 1 लीटर वाला बड़ी आखिरी में प्रयास करना है, समझ गए? केरोस नहीं ना पाएगा तो 1 लीटर लास्ट में तो है ही है। 1 लीटर वाला से 10 बार इसको नाप देंगे, 12 बार इसको नाप देंगे। लेकिन कहे नहीं और बड़ा ला, तो हम कहें 5 लीटर लेकर आए, तो बोलेंगे 5 लीटर से तो 2 बार में ना पा जाएगा, लेकिन ये ना पाएगा पूरा पूरी। तो बोलेंगे 5 लीटर वाला नहीं, 3 लीटर वाला लाते हैं, तो बोलेंगे 3 लीटर वाला तो ये ना पा जाएगा, लेकिन ये ना पाएगा। अच्छा, बोलेंगे 4 लीटर वाला लाते हैं मापे वाला, तो बोलेंगे ये ना पा जाएगा, लेकिन ये। तब बोलेंगे फिर 2 वाला लाते हैं, तो बोलेंगे 2 लीटर वाला से भी ना पा जाएगा, ये भी निकाल ना पा जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों का क्या निकाले? HCF मतलब महत्तम। क्या निकाले हम? महत्तम धारिता क्या होगी? तो इसको मतलब यही कह रहा है कि भाई 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। अब पात्रों की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से क्या कर सके? माप सके। इसका मतलब क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। किसी का चर्चा नहीं किया तो भाग एल्गोरिदम विधि से निकाल दो, थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कौन विधि से? बड़ा वाला लिख लो, ए कितना हो जाएगा? 735। छोटा वाला का बी लिखो, बी कितना हो जाएगा? 500। अब फार्मूला लगाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान 700, अब बराबर बी का मान 500। 504 में कितना मरते हुए गुना करेंगे? तो भाई 1 मरते हुए गुना करेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1 से गुना किए तो शेष कितना बच गया बाबू? 735 में से 504 घटा दो, कितना बचा? 231। अब ये 504 के आगे लेके चलाते हैं हम और 231 के पीछे। अब 231 से कितना मरते हुए गुना करें हम? 2 मरते हुए करेंगे, तो 2 मरते हुए गुना करेंगे तो 462 आएगा। तो अब 504 में 462 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? जल्दी बताओ। अरे 504 में से कितना? 462 घटाना है ना, कितना बचेगा? 42 बचेगा। चलिए 231 के आगे लाइए। अब बाबू 42 में हम कितना से गुना करें कि 231 चलावेगा? जल्दी बताइए। चलिए 5 मरते गुना करेंगे तो कितना बचेगा? शेष 21 बच जाएगा। ये 42 को आगे कर देंगे, यहाँ 21 आएगा, 21 दूनी शेष कितना बचा? अब बताइए HCF कितना हो गया इसका? 21 हो गया। जब R 0 होता है तो B वाला HCF कहलाता है। तो बोलेंगे अतः महत्तम धारिता कितना हो जाएगा बउआ? 21। महत्तम धारिता कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगी, क्योंकि 21 लीटर वाला ले जाएंगे हम तो ये भी दूध को पूरा पूरा माप देगा और ये भी दूध का पूरा पूरा माप देगा। किसी का दिक्कत इसमें? नहीं। चलिए आगे चलिए। कह रहा है कि 74 29 को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में? गुणनफल के रूप में। आप लिख दो यहाँ पे 74 29 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 2 से तो लगेगा नहीं। अब कितना से लगेगा? 3 से लगेगा? 3 से भी नहीं लगेगा, लग रहा है लग जाएगा। देखो ये जरूरी नहीं कि लास्ट में 3 से कैसे लगेगा, सबको जोड़ दो। 7 4 11 11 2 13 9 कितना?
कितना होता है 22 होता है। अगर 21 होता तो 3 से लग जाता, 22 हो तो 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं, 5 से ही लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से चांस है। ठीक है, 7 से नहीं तो 11 नहीं तो 13, तो 7 से देखेंगे, 7 से लग रहा है, देखो 7 से भी नहीं चांस बना, 11 से चेक करो, 11 से चेक कीजिए जल्दी जल्दी, तो 11 से भी नहीं बना, 13 से भी नहीं बना, 14 15 तो होगा नहीं, 16 17 18 19 से डायरेक्ट चेक करो, 17 से चेक करो, 7 7 49, 17 से लग जाएगा। अब 17 से भागा देंगे तो कितना आएगा शेष पता है 437, कितना आएगा। अब 437 कितना से लगेगा, तो 437 19 से लगेगा। अब 19 से लगेगा तो कितना मरतबा आएगा, तो आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा, यहां देखिए 23 से लगाएंगे तो 1 मरतबे। अब देखिए कितना हो गया बाबू, 7 4 2 9 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ही आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ क्या बोला, क्या भाज गुणनखंड तोड़िया गुणनफल के रूप में हमको लिख करके दिखा दीजिए। बताइए किसी का दिक्कत है यहाँ पे, आया बात समझ में। और बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है कि 164 और 140 को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। अगर 164 की इसी प्रश्न बोलता तो 2 से लगाते कितना आता, 2 से लगाते कितना आता, 42 आता, कितना आता 41, 41 की तुझसे लगता है, आप देख लो बढ़िया से, 64 का आधा 82 होता है ना, सही लगा हुआ है। 2 गुने 41, 2 पे पावर 2 गुने 41। अब 140 का बोला तो कितना से लगाते, 2 से कितना आता, 2 से लगाते, फिर 5 से लगाते, यहाँ लिखते 140 बराबर 2 गुने 5 गुने, मतलब 2 पे पावर 2 5 गुने 7, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा बड़ा सब आपको यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में तोड़ करके बता दिए। यहां तक किसी का दिक्कत। और ये 10वां प्रश्न था। ठीक है, और ये आखिरी प्रश्न भी था। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जीनियस करियर पॉइंट के पूरे टीम 2 नवंबर के क्रैश कोर्स लेकर के आ रही है। तो हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी के होगी जिसका संघर्ष जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर जाएगा। यदि बच्चे आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पहला ऐसा चैनल है जहां पे आप देख रहे हैं स्कोर एबव 95%, स्कोर एबव 95% क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप आइए जीनियस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पे लाइव स्ट्रीम की पूरी व्यवस्था किया गया है, जहां पे आपको डिजिटल बोर्ड, वेब कैंप, ये कई अन्य टेक्निकल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार के जो प्रश्न का डिस्कशन होगा उसको किया जाएगा, जो कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। और उतना ही व्यवस्था नहीं किया गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे डेली ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, डेली सब्जेक्टिव डिस्कशन क्लासेस लाइव स्ट्रीम के साथ आपको जहाँ पे यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लास दिया जा रहा है। तो यूट्यूब चैनल को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, दोस्तों के साथ जुड़ें। और इतना ही नहीं, आपको अलग अलग चैप्टर जो है अलग अलग क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पूरा डिस्कशन अलग अलग टीचरों के माध्यम से होगा। तो आप अगर क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस आगाज में जुड़ना चाहते हैं, तो आइए इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। हालात चाहे जैसी भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आप अगर बोर्ड एग्जाम की औकात दिखलाना चाहते हैं तो आइए जीनियस करियर पॉइंट के चैनल पे और
पूरा कीजिए अपने माता पिता के सपने को, क्योंकि आपके माता पिता के सपने को आगाज करने के लिए 95% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए जीनियस करियर पॉइंट का पूरे टीम जो है आगाज रहेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।